गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जानने जा रहे हैं इतिहास के सबसे चर्चित एवं सबसे विवादास्पद शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों विवादास्पद शासक कहा गया है और क्यों इन्हें इतनी चर्चाएं इनकी होती है। मोहम्मद बिन तुगलक को मैंने छोटे में लिखा है MBT मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म 1290 ईस्वी में मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1351 ईस्वी में ठट्टा पाकिस्तान में हुई थी। इनका शासनकाल जो रहा है वह 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी रहा है। बचपन में इनका नाम जूना खां था, उलुग खां था और ये गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी थे। इन्हें कई इतिहासकारों ने अपने तरफ से उपाधियां दी हैं। इन्हें स्वप्नशील कहा गया है कि कोई इतिहासकार इन्हें पागल कहता है, रक्त पिपासु और सफलताओं का बादशाह, तमाम ऐसे उपाधियों से नवाजा गया है जो अन्य किसी शासक को इतिहास में नहीं मिला है। मैं 2-3 शासकों के बारे में बता देता हूँ। एल्फिंस्टीन शासक जो हैं उन्होंने इन्हें पागलपन का अंश कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने इनके बारे में अच्छा लिखा है और कहते हैं कि दिल्ली सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में सबसे विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। जितने भी मैंने भी किताबें पढ़ी हैं उनसे ये ज्ञान जान पाया हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक वास्तविक रूप में बहुत ज्ञानी एवं दार्शनिक थे। इन्हें गणित, खगोल, चिकित्सा, अरबी, फारसी इत्यादि अन्य विषयों में गहरी रुचि थी और गहरी जानकारी थी। इनकी कुछ योजनाएं थी जिसने इन्हें विवाद के घेरे में ले लिया। इनकी योजनाओं के कारण ही ये इतने चर्चित हो पाए। आज आइए मैं आपको इनकी योजनाओं के बारे में बताता हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इनका क्रमवार देख लीजिए। पहला, इन्हें दोआब में राजस्व की वृद्धि 1325 ईस्वी में। दूसरा, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में। खुरासान अभियान 1329 ईस्वी में। कराची अभियान 1330 से 31 ईस्वी के बीच में। ये तमाम जो 5 ऐसे इनके नीतियां हुई जिन्होंने इन्हें ख्याति प्रदान की, या कह सकते हैं कि इन्हें इनकी चर्चाएं हुई और लोगों को इनके प्रति ऐसी ऐसी उपाधियां सुनने को मिली। आइए मैं पहला इनका दोआब में राजस्व वृद्धि की बात करता हूँ। दोआब पहले किसे कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। दोआब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को कहते हैं। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र की यानी कि जो भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, जिस कारण इन्होंने सोचा कि हर जगह के कर और दोआब क्षेत्र के कर एक ना हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने दोआब के क्षेत्र को 1/10 से जो 1/20 लिया जाता था उसे आधा कर दिया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य ही था कि जिस वर्ष इन्होंने कर में वृद्धि की उस वर्ष ही अकाल आ गया और सूखा पड़ जाने के कारण इन्हें कर प्राप्ति ना हो पाई। और कर प्राप्ति ना होने के कारण इनके अधिकारी द्वारा प्रजा पर विशेष दबाव दिए जाने लगे। विशेष दबाव के कारण प्रजा आक्रोशित हो गई और अधिकारियों से उनका विद्रोह का सामना होने लगा और विद्रोह हो गए, जिस कारण ये पहली नीति इनकी असफल हो गई। इस असफलता के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवान-ए-आमीर कोही। ये अकाल राहत हेतु बनाया गया विभाग था। अब दूसरी इनकी योजनाएं थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली जो मंगोल आक्रमण का केंद्र बिंदु बन गया था, इन्होंने सोचा कि मंगोल से बचने के लिए क्यों ना राजधानी परिवर्तन किया जाए। और जो देवगिरी जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो दिल्ली सल्तनत के मध्य में पड़ रहा था, अतः वहाँ पर राजधानी परिवर्तन की इनकी विचारें हुई और इन्होंने राजधानी परिवर्तन करना चाहा। राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया और देवगिरी
का नाम दौलताबाद किया गया, यानी कि इस घटना को, राजधानी परिवर्तन को दिल्ली से दौलताबाद के नाम से जाना जाता है और उसका नाम रखा गया कुव्वतुल इस्लाम। लेकिन दुर्भाग्य ही कहिए फिर से कि लाखों लोगों को लेकर दिल्ली से जब ये दौलताबाद पहुंची तो लाखों लोग मर चुके थे, जिसके कारण राजा की घोर आलोचनाएं हुई और ये भी योजनाएं दुर्भाग्यपूर्ण मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हुई और अंततः इन्हें 1335 ईस्वी में पुनः राजधानी परिवर्तन करने पड़े। तीसरा इनका जो योजना है वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आज हम लोग देख पाते हैं कि 3 और तांबे के सिक्के मिलते हैं। उस समय इन्होंने भी यही सोचा कि हम लोग क्यों बहुमूल्य धातुओं के सिक्के चलाते हैं। चांदी और सोने के सिक्के को इन्होंने बंद कर दिया और उनके ही मूल्य के पीतल और तांबे के सिक्के चलाने लगे। चांदी का सिक्का टंका के बराबर पीतल और तांबे के सिक्के थे, लेकिन तकनीक की कमी के कारण ये योजनाएं भी असफल हो गई। लोगों ने अपने घर में ही टकसाल बना लिया और पीतल और तांबे के मुहर बनाने लगे जो कि चांदी के टंके के बराबर था। और मोहम्मद बिन तुगलक के राजस्व में वो जमा करने लगे, जिससे उनके मोहम्मद बिन तुगलक के महल में या उनके राजस्व केंद्र में सिर्फ पीतल और तांबे के टंका स्थापित हो गए। अब चौथा हमारा जो अभियान है वह खुरासान अभियान है। मंगोल आक्रमण के कारण 1327 ईस्वी में जब दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हुआ था तो उस आक्रमणकारी का नाम था तरमासरीन, जो चगताई थे। तरमासरीन को उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने पैसे दे के वापस कर दिया था और उनसे एक समझौता मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया गया था कि जब खुरासान अभियान होगा उस समय तरमासरीन आप हमें मदद करेंगे। इसलिए खुरासान अभियान के हेतु ध्यान दीजिएगा, खुरासान अभियान हेतु 3,70,000 की सेना, इतनी बड़ी सेना का संगठन किया गया था और इस सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया। अग्रिम वेतन मिल जाने के कारण इस अभियान में राजस्व काफ़ी खाली हो गया था और राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण तरमासरीन मोहम्मद बिन तुगलक का योगदान नहीं दे पाए, जिस कारण खुरासान अभियान भी असफल हो गया। अंतिम कराचील अभियान खुसरो मलिक के नेतृत्व में किया गया। खुसरो मलिक, कराचील जो जगह है वह एक पर्वतीय स्थल है, जिसके कारण ये कराचील अभियान में जो इनके सेना लगे हुए थे वो काफ़ी मात्रा में मारे गए। इतिहासकार ये कहते हैं कि कराचील अभियान में लाखों लोग मारे गए, जिसमें से मात्र 10 ही वापस लौट के आए थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो चलाई गई नीतियां थी, योजनाएं थे, वो इनके भाग्यहीन होने के कारण सारे के सारे योजनाएं असफल हो गए और इन्हें पागल बादशाह, रक्त पिपासु, असफलताओं का बादशाह, स्वप्नशील जैसी उपाधियां मिली। आइए हम लोग इनके बारे में कुछ पढ़ें। सिक्कों पर इन्होंने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखाया। इन्होंने अपने सिक्कों पे अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखाया। इसका मतलब होता है सुल्तान ईश्वर की छाया है। ये पहला सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने खलीफा से अपनी मान्यताएं प्राप्त की थी, क्योंकि उलेमा वर्ग का काफ़ी प्रभुत्व हो गया था और उलेमा को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने खलीफा से अपनी मान्यताएं प्राप्त की थी और अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखाया था। इनके समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आए थे, जिन्होंने इनके शासन काल को अपने रहेला में, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देंगे बच्चे, कि इब्न बतूता पहले कहाँ का शासक था।
इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं और ये किसके समकालीन थे। तो ये देखिए, ये मोरक्को के यात्री थे, रेहला पुस्तक लिखी थी और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। 23 प्रांतों में भी उस समय हिंदुस्तान विभक्त था और इन्हें काजी यानी कि न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया गया था। यहाँ से तमाम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पहले शासक हुए जिन्होंने अपने सूबे यानी कि प्रांतों का आय व्यय का लेखा जोखा रखा और रजिस्टर तैयार किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 34 विद्रोह हुए, कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 सिर्फ दक्षिण भारत में हुए, जिसमें 27 जो हुए वे दक्षिण भारत में हुए। यूं तो अभी तक हमने बात की इनकी असफलताओं का, लेकिन इनके नाम सफलता भी रहे। नागरकोट एवं कोन्नन पर इन्हें विजय उपलब्धि हासिल है। ये हिंदुओं के प्रति इनकी संवेदनाएं थीं और जिस कारण ये होली और अन्य त्योहार में भी भाग लेते थे। ये पहले शासक थे जो भारतीय त्योहारों में भाग लेते थे। होली में ये भाग लेते थे। ये एक कवि थे और एक संगीत प्रेमी थे। गुजरात में विद्रोह उत्पन्न हो जाने के कारण गुजरात में ये विद्रोह को दबाने जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके आगे बढ़ते बढ़ते ये ठट्टा पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, और जहां पर इनकी 20 मार्च 1351 ईस्वी को इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि अंततः प्रजा को राजा से एवं राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब इनकी योजनाओं से प्रजा परेशान हो गई थी, अब प्रजा की समस्याओं से ये परेशान हो गए थे। तो आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।